तो जैसे वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि हमारे पास 4 प्रतिरोध हों। कितने प्रतिरोध हों? 4 प्रतिरोध। 4 प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं? पहले श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत समझ लीजिए। वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत ये होता है कि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके वर्गाकार आकृति बना ली जाती है। ठीक है, वर्गाकार आकृति बना ली जाती है। और इसमें किया क्या जाता है? इसमें ऐसे देखिए कुछ आकृति ऐसे बनती, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयुक्त करके वर्गाकार आकृति में ऐसे ढाल लिया जाता है। एक यहाँ पर प्रतिरोध आपका लगा होता है, एक यहाँ पर आपका प्रतिरोध लगा होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, मैं सिद्धांत ही बता रहा हूँ, कुछ और नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऐसे 4 प्रतिरोधों को लगा दिया जाता है। यहाँ पर P एक प्रतिरोध है, Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, क्या करते हैं? AB के बीच यहाँ पर हम एक प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध न लगाए, चलिए एक गैलोनोमीटर लगा देते हैं, धारा मापी लगा देते हैं। ठीक है, संतुलन की स्थिति भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पर एक गैलोनोमीटर लगा देते हैं एक कुंजी के साथ ऐसे श्रेणी क्रम में। ठीक है, उसके बाद A और C सिरे को हम क्या करते हैं भाई? एक जो है बैटरी से कनेक्ट करते हुए कुंजी से कनेक्ट कर देते हैं। इस कुंजी को नाम दे देते हैं K1 और ये दूसरी कुंजी आपकी K2 होती है। तो इस तरीके से हम करते क्या है? वीट स्टेन सेतु में 4 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करके वर्गाकार आकृति में संयोजित कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कुंजी K1 और K2 दोनों को बंद कर दें, ध्यान से समझिएगा, कुंजी K1 को बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। कुंजी K2 को बंद करेंगे, ठीक है, तो बंद करें तो इस जो गैलोनोमीटर है इसमें धारा विक्षेप ना हो। समझ रहे हो ना? इसमें क्या हो भाई? इसमें धारा विक्षेप ना हो, तो इसे कहते हैं वीट स्टेन सेतु की संतुलन की स्थिति। वीट स्टेन सेतु की संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि जो संलग्न भुजाएं होती हैं, देखिए यहाँ पर संलग्न भुजा क्या है? AB से लगी हुई कौन सी भुजा है? BC। संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, जैसे AB में लगा हुआ है P और BC में लगा हुआ है Q, इन संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो अन्य 2 भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात R/S, ये वीट स्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति होती है। तो वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत ये आया कि अगर हमको इन 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोधों का मान पता हो तो संतुलन की स्थिति से हम क्या करते हैं? चौथे या अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। यही वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत होता है। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका निगमन मैंने करा रखा है, मैंने प्लेलिस्ट आपको सारे डेरिवेशन के दे दी है। यहाँ मतलब जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को मैंने करा दिया है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगी, एक एक डेरिवेशन को तैयार कर डालिए, क्योंकि डेरिवेशन न्यूमेरिकल अगर आपका अच्छे तरीके से तैयार है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद एक प्रश्न भी लगा हुआ है। इस प्रश्न में और बोला जा रहा है न्यूमेरिकल लगा हुआ है। 3 और 5 नंबर वाला कोई भी प्रश्न आएगा फिजिक्स में, न्यूमेरिकल भी होगा, उसमें डेरिवेशन भी लगा हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसमें इन्होंने कहा है कि दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा का मान क्या दिए। एमीटर को परिपथ के हम क्या करते हैं भाई? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और अमीटर से हम धारा को ही मापते हैं, वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं? विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है अमीटर में प्रवाहित धारा का मान निकालिए। अमीटर से धारा ही तो मापना है। तो धारा निकालने के लिए ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है, धारा निकालने के लिए हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। अर्थात अगर किसी परिपथ का हमको विभवांतर पता है और उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता है तो हम उसमें प्रवाहित धारा का मान आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको अगर एमीटर में धारा निकालना है तो उसका विभवांतर तो पता है 60 वोल्ट, लेकिन इस परिपथ का हमें क्या पता होना चाहिए? तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। और तुल्य प्रतिरोध आप तभी निकाल सकते हो जब आपको वीट स्टेन सेतु का सिद्धांत पता होगा। क्यों? क्योंकि वीट स्टेन सेतु के सिद्धांत में बताया गया कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति क्या है कि जो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं एक दूसरे से लगी हुई, इनके प्रतिरोधों का अनुपात अगर बराबर हो, अर्थात इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो, तो जो बीच वाला आपका गैलोनोमीटर हो या कोई प्रतिरोध हो उसमें धारा विक्षेप नहीं होता, अर्थात उसमें धारा नहीं प्रवाहित होती। और जिस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती भैया, उसको हम जब क्या करते हैं? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखा जाए ये वीट स्टेन सेतु ही है। इनकी प्रतिरोधों का अनुपात देखो बराबर है कि नहीं? तो क्या 10 ओम में प्रवाहित धारा होगी? बिल्कुल नहीं प्रवाहित होगी। ये संतुलन की स्थिति, यहाँ पर भी 10 ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हमको एक लाइन में लिखना है कि यहाँ पर जो वीट स्टेन सेतु है ये किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में होगा तो 10 ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप सिंपल से एक लाइन में लिखिएगा, संतुलन की अवस्था में संतुलित वीट स्टेन सेतु है ना, यहाँ पर लिख दीजिए संतुलित वीट स्टेन सेतु है। चूंकि संतुलित वीट स्टेन सेतु है
अतः अतः यहाँ पर जो 10 ओम के प्रतिरोध हैं, 10 ओम के प्रतिरोध में धारा नहीं प्रवाहित होगी, प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अब जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इनका जब हम परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो इनको नहीं लेंगे, समझ रहे हो ना। अब देखा जाए तो ऊपर 20 ओम 20 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में मान लीजिए पहले 20 ओम 20 ओम 20 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, वो R1 है। तो R1 बराबर हो जाएगा R1, ये देखिए जो आप पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा मैंने यहाँ पर R1 मान लिया, इसको हम क्या करते हैं R डैश मान लेते हैं, सूत्र लगा देंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3। R1 के स्थान पर 20, R2 के स्थान पर 20, ये कितना आ जाएगा 60 ओम। अच्छा इसी प्रकार, ठीक, हमारे पास थोड़ा सा प्लेस कम, इसी प्रकार R डबल डैश के लिए निकालेंगे, मतलब इन तीनों को भी श्रेणी क्रम में ले लेंगे, 20 20 20 कितना हो जाएगा 60 ओम। अब आप एक चीज़ बताओ, जब इनको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो एक प्रतिरोध बना जो कि 60 ओम का, इनको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक प्रतिरोध बना 60 ओम का। अब 60 ओम ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में। लिखेंगे 9 60 ओम, ठीक है, व 60 ओम को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर। अच्छा समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान यहाँ R डैश है, R2 का मान R डबल डैश है, तो R डैश का मान 60, R डबल डैश का मान 60। देखिए हर सेम, हर एक हल ले लेंगे, 60 ही 60, एक एक कितना हो जाएगा, 2 से 60 को काटेंगे 30। अब देखिए 1/R बराबर 1/30, कैंची गुणा करने पर R बराबर आपका आ जाएगा 30 ओम। कितना आ जाएगा, R बराबर 30 ओम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो आपका 30 ओम आया, इस परिपथ का जो विभवांतर वो 60 ओम है। तो हम धारा निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा V अपान क्या होगी R, तो V का मान कितना 60, R का मान कितना है 30, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, अर्थात इस परिपथ या अमीटर में जो प्रवाहित धारा का मान होगा वो 2 एम्पियर होगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें का घा पार्ट होगा आपका। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कराना थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन समझ में आ जाएगा ये मेरी गारंटी है। और समझ में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घा पार्ट की ओर। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि बड़े क्वेश्चन अगर आप समझ लीजिए, हमने बताया ना 70 नंबर में जो लॉन्ग क्वेश्चन का पूर्णांक होता है वो आपका 50 नंबर का होता है। 50 नंबर आप तैयार कर लिए तो 1 लाइनर तो आपको तैयार ऐसे हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर सब कोई जानता है चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, सब कोई जानता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से किया जा सकता है, लेकिन अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी है, ठीक है, कागज है। कोई भी अचालक पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो नगण्य होता है, मतलब होता ही नहीं, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। जैसे चांदी ले लीजिए, चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। तांबा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, तार बनता है कि नहीं बनता इसका। तो वे जो धातुएं होती हैं विद्युत की हमारी क्या होती है, सुचालक होती हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। और जो अचालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का मतलब वे चालक जिनकी चालकता जो होती है वो चालकों से अधिक तथा अचालकों से कम, या चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है, मध्य में होती है, वे पदार्थ हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक में स्पेशल रूप से आते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। इनकी संयोजकता 4 होती है, आप सभी को पता है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर मैं आपको यहाँ पर देखिए एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर अपलोडेड, मैंने कहा जो प्लेलिस्ट उसमें आप ढूंढ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ, इसमें समझना क्या है। ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर किसका भाई, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। ठोसों के वर्गीकरण में पहले आएगा चालक, ठीक है। देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा चालक वे लिखोगे, चालक वे पदार्थ होते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से किया जा सकता है, जैसे चांदी,
तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, आदि। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की यह परिभाषा होती है कि जिनके संयोजी बैंड है, ये एक आपके सामने मैंने यहाँ पर बना दिया संयोजी बैंड, ये क्या है आपका संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और एक आपका होता है चालन बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड और एक चालन बैंड, ये आपका हो गया चालन बैंड, ठीक है। चालन बैंड को मैंने थोड़ा सा लाइनों से इसे व्यक्त कर दिया, ये चालन बैंड है, और ऊपर वाला हमारा क्या भाई संयोजी बैंड है। अब आपको हम बता दें कि जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं किसमें भाई? चालक में। चालक में जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं, इनके बीच जो ये आपका एक गैपिंग होती है जिसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो गैपिंग होती है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ये जो गैपिंग होती है एकदम नगण्य होती है, ठीक है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी के साथ हो जाता है। ये जो गैपिंग होती है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो आप जब ठोसों के आधार पर चालक को परिभाषित करोगे तो आप कहोगे कि वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, चालन बैंड भी पूर्णतः भरे होते हैं, संयोजी और चालन बैंड दोनों पूर्णतः भरे होते हैं, ठीक है, और इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है, मतलब होता ही नहीं। जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग नगण्य होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक कहते हैं, सीधी सी बात। अच्छा, अगर हम बात करें अचालक की, अचालक की अगर बात करें, अचालक अभी आप जान चुके हो कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी के साथ नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अचालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी के साथ नहीं होता है, अर्थात जिनमें जो धारा है वो प्रवाहित नहीं की जा सकती, जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, कागज ले लीजिए, शुद्ध जल ले लीजिए, ये सब क्या है? अचालक पदार्थ। अब हम बात करें ऊर्जा बैंड के आधार पर हम कैसे इसकी परिभाषा देंगे, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर थोड़ा सा परिभाषा देखिए बदला हुआ है। हमने कहा कि जो अचालक होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर यह बताया गया कि जो संयोजी बैंड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बनाया संयोजी बैंड, ठीक है, ये हमारा संयोजी बैंड हो गया। ये कौन सा बैंड हो गया? संयोजी बैंड। और नीचे कौन सा बैंड हो गया हमारा? चालन बैंड हो गया। इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है इसको हम ईजी से लिखते हैं, एनर्जी गैपिंग बोलते हैं। ये एनर्जी गैपिंग जो होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। अचालक पदार्थों में जो एनर्जी गैपिंग होती है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, ये वाली जो बीच में ये गैपिंग है, ये गैपिंग ये जो होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखा जाए अगर हीरे की बात करें, हीरा भी तो अचालक है, उसके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, याद रखना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो भी अचालक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें अचालक की परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर, अचालक वे पदार्थ होते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर जिनके संयोजी बैंड तो पूर्णतः भरे होते हैं लेकिन चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। याद रखिएगा, संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं लेकिन चालन बैंड क्या होते हैं? पूर्णतः रिक्त होते हैं। इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। समझ गए? इस तरीके से आपको अचालक की परिभाषा देखना है। अब बात करें यहाँ पर आगे तीसरे ठोसों में आ जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है, या आप कह सकते हो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से अधिक और अर्धचालकों से क्या अचालकों से क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अब अर्धचालक में अगर हम बात करें तो अर्धचालक में जो गैपिंग होती है मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक में तो होता ही नहीं, अचालक में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। और जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में जो एनर्जी गैपिंग होती है किसके बीच? संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच। थोड़ा सा हम फिगर बार बार बना रहे हैं, थोड़ा पतला या मोटा हो सकता है, उसे आप समझ सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या चीज़ समझा रहे हैं। देखिए, अर्धचालकों में संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं या अथवा थोड़ा सा रिक्त होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अर्धचालक में संयोजी बैंड ऊर्जा बैंड के आधार पर मैं बता रहा हूँ, अर्धचालकों में संयोजी बैंड पूर्णतः भरे अथवा थोड़े रिक्त होते हैं, जबकि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त अथवा थोड़े भरे होते हैं। इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी जो गैपिंग होती है जिसको हम ईजी से लिखते हैं, ये ईजी लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
ठीक है। इस तरीके से आप ऊर्जा बंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को समझा सकते हो, उसका फिगर बना सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर नहीं कटेगा। फिगर बना करके तीनों का समझाओगे, पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और इसे यहाँ पर हम रफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक सेट की 4-4 क्लासें दें, लेकिन क्लासें आपको डेली मिलेंगी और जब तक हम 7 सेट नहीं सॉल्व करा देंगे तब तक डेली क्लासें आपको हम देंगे। फिजिक्स की, मैथ की भी क्लासें देंगे भाई, मैथ वाले बच्चे परेशान ना हो। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 5वें का घा पाठ है। अब बढ़ते हैं 5वें के घा पाठ के अथवा वाला जो क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अनसॉल्व सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का जो 1 शॉट क्लास है वो मैंने आपको दे रखा है, उसमें सारे न्यूमेरिकल कराए हूँ, जितना कुछ है सब कुछ मैंने समझाया, आप कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एक क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका घा का अथवा पाठ है। एक क्वेश्चन दिया गया है E= कितना दिया गया है 50 साइन और कितना दिया गया है ओमेगा ब्रैकेट में T माइनस ओमेगा अपान में C, ये दिया गया है, सॉरी ओमेगा नहीं x अपान C, और मात्रक दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, प्रश्न में ये कहा जा रहा है, द्वारा दर्शाया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल दिया गया वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसको ले सकते हैं 10 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ गड़बड़ है क्या भाई? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 10 की घात -4, 10 की घात 1, 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबाई, जो बेलन की लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई 50 सेंटीमीटर, यही दिया गया ना, तो इसको हम ले सकते हैं 50 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। बात तो समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा आगे अगर हम बात करें, इन्होंने कहा बेलन में x अक्ष के अनुदिश ऊर्जा प्राप्त करना है। आप लोगों ने देखिए एक बहुत छोटा सा फार्मूला संधारित्र वाले ही चैप्टर में पढ़ा था, ऊर्जा घनत्व का। ऊर्जा घनत्व को हम UE से प्रदर्शित करते हैं। UE बराबर U अपान में क्या होता है V, V होता है एकांक आयतन, और आयतन को हम क्षेत्रफल और गुणे लंबाई लिख सकते हैं। अर्थात हमको यहाँ पर U का मान निकालना है, ऊर्जा का मान निकालना है, तो सबसे पहले UE का मान निकालना पड़ेगा, और A और L का मान तो दिया गया है, तो बस हम इसका मान दिया गया, ये मान निकालना, UE का मान सबसे पहले समीकरण की सहायता से निकालेंगे। आई बात को समझ में कि नहीं समझ में आई? तो चलिए यहाँ पर इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, लिखेंगे कि तुलना, आपने एक क्वेश्चन पढ़ी कि तुलना, ठीक है, कि तुलना किससे करेंगे, थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई अंदर से कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा T है ना, और ओमेगा यहाँ पर भी हो जाएगा गुणा, तो ओमेगा x हो जाएगा। अभी इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा T माइनस का kx से, ठीक, यही क्वेश्चन तो पढ़ी थी। तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 50 आ जाएगी, ठीक है, और न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है, मात्रक ले लेंगे। अच्छा ओमेगा T के स्थान पर ओमेगा T, और ओमेगा के स्थान पर यहाँ पर k के स्थान पर ओमेगा अपान C लिखा हुआ है, ठीक। हमको इसकी आवश्यकता है, इतना काम चला लिया। नाउ अब हमने क्या कहा कि अगर ऊर्जा निकालना तो ऊर्जा घनत्व तो चाहिए, तो ऊर्जा घनत्व तो UE बराबर क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12। अच्छा E0 की अगर बात करें तो E0 की वैल्यू 50 है, 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो UE बराबर आ जाएगा, देखिए 1/2 8.85 गुणे 10 की घात -12, 50 का स्क्वायर 25 और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए आप। इसे आपको सॉल्व करना, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना, ये नहीं, ये मत सोचना कि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। देखो सॉल्व करने का बढ़िया तरीका, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 885 और गुणे में 25 और बट्टे में हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -12। ना काट पाओ इतना छोड़ दो, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, देने का, इतना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये निकालने के लिए बोला ही नहीं गया है। सीधी सी बात, जो निकालना उस पर हम जाएंगे, ठीक है, जो निकालने के लिए ना बोला जाए उसका कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है। चलिए UE का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। नाउ हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए UE बराबर U अपान में A इंटू में L, अभी बताया मैंने, तो U निकालना है, तो UE गुणे में क्या हो जाएगा A इंटू में L, यही तो हो जाएगा।
अभी बताया। तो U बराबर हमको एनर्जी ऊर्जा ही तो निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निकालना है अनुदिश ऊर्जा निकालना है। किसके अनुदिश ऊर्जा निकालना? बेलन के। बेलन का आयतन जो हो जाएगा A इंटू एल, ए होता है क्षेत्रफल जिसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, सीधी सी बात। अब चलिए यहाँ पर आर तो दिया नहीं गया है, डायरेक्ट आपको ए दिया गया है तो ए का मान डायरेक्ट आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू ई का मान हमने निकाला 885 गुणे में 10 की 885 पूरा मान रखिए यहाँ से 25 है ना, और गुणे में 10 की घात कितना भाई -12 बटे में 2, ये यू ई का मान आ गया। ए का मान कितना है? आप ए का मान कहेंगे 10 की घात -3। एल का मान कितना है? आप कहेंगे 50 गुणे 10 की घात -2। आप बताइए आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो u बराबर 885 गुणे 25, संख्याओं को पास पास कीजिए, बाकी डर खत्म कीजिए, बटे में ले आओ 2 गुणे में 10 की घात। ये फिजिक्स में कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, नहीं तुम यही का सॉल्व करोगे, यही कठिन कर लोगे, वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। जब इसको निकालना ही नहीं तो यहाँ पर कठिन करने क्या हो सकता है? बात खत्म। यहाँ पर निकालना, यहाँ पर कैलकुलेशन मेन करना है, हमारा उद्देश्य ये। 10 की घात देखिए -12 -3 -15 -15 -2 माइनस कितना हो जाएगा 17। बताइए इतनी आसान में कि नहीं? यही माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। अब आप सभी लोग जानते हो 2 से 50 को काटेंगे 25 हो जाएगा, ठीक। u बराबर 885 गुणे 25 का गुणा 625 और गुणे 10 की घात -17। आप भैया हमसे नहीं कहना कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। आपको 625 का गुणा करना है 885 से और दशमलव को 1 अंक तक ले आना, बाकी पावर में उधर जोड़ देना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये घा पाठ था 5वें का। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन कभी कभी, तो ये ना रहे कि हमने अगर अनसॉल्व हल किया होता तो शायद आज पेपर अच्छा होता, क्योंकि पेपर देने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए होते तो हमारा ये हो जाता वो हो जाता। तो पहले से ही आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वक्त है, हम आपको सॉल्व करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन अंगा पार्ट में देखिए 5वें का अंगा पार्ट, सारे पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए अंगा पार्ट में दिए दिए यदि ड्यूट्रॉन नाभिक तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दी गई है इसकी अल्फा कण की दी गई है 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्क्रीन पर प्रश्न है, समझते रहिएगा। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में देखिए अभिक्रिया जो दी गई है वो दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है 1H और उसके बाद दिया गया है 2। इस 2 को यहाँ पर लिखिए, है ना। ये ड्यूट्रॉन होते हैं, 2 ड्यूट्रॉनों का यहाँ पर क्या हुआ? संलयन हुआ है। तो यहाँ पर निर्माण हुआ है अल्फा कण नाभिक का, जिसको 2 हीलियम नाभिक कहते हैं। 2He4 हीलियम 2He4 4 क्या होता है? न्यूक्लियनों की संख्या। यहाँ पर 2 क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या प्लस जो ऊर्जा मुक्त होती है क्यों, इसी का मान निकालना है। इस अपक्रिया में जब 2 ड्यूट्रॉनों का संयोग हुआ है, मतलब ये संलयन अपक्रिया है, ठीक है। तो 2 ड्यूट्रॉनों का संलयन हुआ है तो अल्फा नाभिक का निर्माण हुआ और कुछ ऊर्जा निकली है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा निकली है अभिक्रिया में जो क्यों है उसका मान निकालना है। तो देखिए जो ऊर्जा होती है जिसको बंधन ऊर्जा कहते हैं, जो ऊर्जा क्यों होती है उसका सूत्र होता है संलयन के बाद ऊर्जा, है ना, माइनस संलयन के पहले ऊर्जा। ये भैया सूत्र होता है, इस पर बेस क्वेश्चन लगता भी है। अब इसका देखिए सबसे आसान तरीका, जैसे क्यों का मान निकालना आपको, संलयन के बाद ऊर्जा निकालना है। तो देखिए संलयन के बाद हमारा हीलियम नाभिक जिसको अल्फा कण आपने बोला है, ऊर्जा की अगर बात करें तो प्रति न्यूक्लियन दिया गया है। अल्फा कण की कितनी दी गई है? 7.4। प्रश्न में देखिए अल्फा कण की कितनी दी गई? 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर न्यूक्लियन कितनी है? तो आप कहोगे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अच्छा यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन की प्रति न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन की एनर्जी दी गई 1.25 दी गई कि नहीं। और ड्यूट्रियम में कितने न्यूक्लियन है? आप कहोगे 2। क्लियर। अब देखिए ये केवल एक ड्यूटेरियम की हमने एनर्जी लिखी है, लेकिन आगे देखिए 2 है, मतलब इसी को एक बार रिपीट करना है पुनः। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगी संलयन के पहले ऊर्जा और ये संलयन के बाद ऊर्जा। संलयन के बाद की ऊर्जा जो होगी वो ज़्यादा होगी, संलयन के पहले ऊर्जा कम होगी, ठीक है। आप चलिए इसको माइनस कर देते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 एक 29, 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं माइनस। यहाँ पर देखोगे तो 1.25 का गुणा 2 से करोगे तो ये आपका होगा 2.5, ठीक। और ये भी होगा 2.5 और ये भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्यों बराबर आपका हो जाएगा 29.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस
2.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा या 5.0, ठीक, इसको ले सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए जब आप 29.6 से 5 घटाओगे तो यह आ जाएगा 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इस संलयन में जो Q का मान होगा वो 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ में आया होगा। तो इस तरीके से 5वीं के सभी पार्ट सॉल्व होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि खंड या है। ठीक है, खंड या में जो प्रश्न आते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं। इसमें कहा गया कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मैंने देखिए आपको एक क्लास प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आपको ट्रिक से बताया है, जब समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो और जब कोई परावैद्युत पदार्थ न रखा हो, एक ट्रिक से मैंने आप लोगों को इस डेरिवेशन को करना बताया है। तो यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है। आपको लिंक मैं दे देता हूँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा डेरिवेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और उसमें आप अच्छे तरीके से डेरिवेशन को तैयार करा लिए और हमें उम्मीद आपने पहले से तैयार कर लिया होगा। ठीक है, अब इसमें इसे एक साथ में न्यूमेरिकल लगा, इसको बता देते हैं। लिखा यदि संधारित्र में 100 माइक्रो कूलाम तक आवेशित किया गया, क्योंकि आपको पता है अगर एक अनसॉल्व पेपर हल कराने में हम आपको सारे डेरिवेशन यहाँ सॉल्व करने लगे तो कितना समय लगेगा। 3 घंटे का पेपर होता है, आप समझ सकते हो। ये व्हाइट बोर्ड है, कोई कॉपी पेन नहीं कि हम लेके जुट जाएं। तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, आपको देखना है केवल, बस 5 ही 6 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं। यदि संधारित्र को 100 माइक्रोफैरेड तक आवेशित किया गया, पहले आवेश आपको समझिए, इस प्रश्न को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। पहले आवेश दिया गया, उसको आवेशित किया गया 100 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने कहा आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुण का, अब संधारित्र के अंदर जो गुटका रखा उसका परावैद्युतांक दिया गया है K बराबर 2। ठीक है, परावैद्युतांक को कोई मात्रा नहीं, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर प्रेरित आवेश निकालना है। तो अगर संधारित्र के अंदर रखे गुटके पर प्रेरित आवेश निकालना, जिसको Q डैश कहते हैं, तो पहले जितना आवेश था और जब आप K परावैद्युतांक वाले गुटके में रखोगे तो आवेश का भाग कर देंगे, आवेश को भाग कर देंगे परावैद्युतांक से, और जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो प्रेरित आवेश हमें पता चलेगा। इस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसका यही तरीका है कि पहले जो प्रेरित आवेश है उससे जब हम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं तो जो उसका आवेश होता है वो 1/K गुना हो जाता है पहले आवेश का। ठीक है, तो पहले आवेश क्यों था, जब हमने K परावैद्युतांक वाले गुटके में रखा, मतलब माध्यम में रखा, जिस गुटके के अंदर जिसका परावैद्युतांक K है, तो आवेश का 1/K गुना हो गया। दोनों का अंतर प्राप्त करेंगे तो हमको प्रेरित आवेश पता चलेगा, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से जब हम Q डैश का मान निकालेंगे भैया, तो Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए Q पहले कॉमन ले लो, तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा K। ठीक, Q डैश बराबर Q की अगर बात करें तो 100 माइक्रोफैरेड है, 100 माइक्रो कूलाम है, 1 - K का मान कितना है 2। Q डैश बराबर 100, 1 से 1/2 को घटाओगे 1/2, 100 को काटोगे Q बराबर आ जाएगा 50, और वो था माइक्रो कूलाम में, तो ये आंसर भी माइक्रो कूलाम में आएगा। तो प्रेरित आवेश का मान कितना हो जाएगा 50 माइक्रो कूलाम। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस टाइप का कोई प्रश्न बने तो आपको करना है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। स्थिर वैद्युत के गॉस अथवा का पार्ट है। स्थिर वैद्युत के गॉस नियम को लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको करा देते हैं। कूलाम के नियम का निगमन आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है, ऐसे नहीं लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे भैया। ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। देखिए पहले गॉस का नियम आपको पता होना चाहिए। गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसी बंद पृष्ठ के लिए, कोई हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के लिए जो परिबद्ध कुल आवेश होता है, ठीक है, ये बिंदु O है जिस पर आवेश रखा है, परिबद्ध कुल आवेश। गॉस की प्रमेय तो पढ़े हो ना, गॉस की प्रमेय तो पढ़े हो। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φE बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के लिए परिबद्ध कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है, अर्थात उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जिसको φE से व्यक्त करते हैं वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, गॉस की प्रमेय है, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्योंकि हमको इसी की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं φE बराबर Q/ε0 होता है। यहाँ पर आपने निगमन किया होगा तो एक क्षेत्रफल वेक्टर की रचना की होगी जिसको हम DA वेक्टर बोलते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो होती है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक ही होती है। क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन एक ही होती है, अर्थात जो
क्षेत्रफल वेक्टर आपका dA है और जो वैद्युत क्षेत्र E है इसके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है, क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है E इंटू में dA, ई वेक्टर इंटू में डीए वेक्टर। आपको मैंने बताया था कि ई और डीए दोनों सदिश राशि हैं, दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि देखिए हम अभी बात जो कर रहे हैं वो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं इस पृष्ठ से। ठीक है, हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला। जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं भैया। डी फाई का समाकलन कर देंगे, डी फाई ई का समाकलन, और वेक्टर ई इंटू डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अभी बताया यहाँ पर दोनों सदिश राशियां डॉट प्रोडक्ट इनके कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा, इनके परिमाण और कोज्या के गुणनफल के बराबर। अब देखिए जब डी फाई ई का समाकलन करेंगे, समाकलन करना तो जानते हो भाई, फाई ई हो जाएगा, डी हट जाता है, ई यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए ई बाहर हो जाएगा और ये डी ए हो जाएगा, और कॉस हमने कहा थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आती है, 0। ई और डी ए क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से कोण कितना बनता है, 0। अब बात करें तो फाई ई बराबर आपका यहाँ से हो जाता है ई, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, समाकलन किसका हो जाता है, डी ए का। अब यहाँ पर ये एक आपका गोली पृष्ठ है, गोली की त्रिज्या अगर आर हो तो क्षेत्रफल गोले का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई इंटू में कितना भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम करते क्या हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और छोटा सा काम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्यों अपान, यहाँ पर देखिएगा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पक्ष जो होगा इस वाले पक्ष के बराबर होगा, क्यों अपान में किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। परंतु आपने एक चीज़ और पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में पढ़ा है कि जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट होता है, ठीक है, ई बराबर एफ अपान क्या ई बराबर एफ अपान क्या होता है, क्यू नॉट। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ से जब मान रखेंगे ई का मान एफ अपान क्यू नॉट गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इतना तो जानते हो एफ का मान निकालना है कूलम के नियम में, तो क्यू नॉट क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, बटे में एप्सिलॉन नॉट आई है, गुणे वाली चीज़ कहाँ आती है, बटे में, तो बटे में आपका आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बटे में पहले से एप्सिलॉन नॉट उपस्थित है। इसको सही तरीके से लिख लो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है क्यू नॉट और नीचे है आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो, आप लिखोगे यही कूलम का नियम है, क्या है, यही कूलम का नियम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम का हमने निगमन कर दिया, और प्रश्न में यही पूछा गया था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये तरीका अपनाइए। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ये आपसे पूछा गया है, साथ ही में एक न्यूमेरिकल लगाया गया है। 5 नंबर में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे प्रश्न पूछा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो आपको रटना नहीं है। ठीक है, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, हम आपको ऐसे याद करा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं। आप हेडिंग डालना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत करना। ठीक है, मतलब तीनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, ये उंगली इसके और ये उंगली इसके। जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत करते हैं, तो अगर तर्जनी उंगली जो बीच ये वाली है, तर्जनी उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें, तो तर्जनी उंगली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। कक्षा 10 में भी भैया पढ़ के आए हो, आपको याद होगा। ठीक है, अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को देखिए अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे। जो बातें यहाँ पर हम बताएंगे उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आए तो आप सॉल्व जरूर कर लें। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 1.0 × 10⁻⁹ कूलम से आवेशित कण, मतलब जो कण है उसके आवेश का मान दिया गया है 1.0 का मतलब 1 है ना, 1 × 10⁻⁻⁴
9 कूलाम। ये आवेश दिया गया, आवेशित कण पर आवेश का मान है। चुंबकीय क्षेत्र दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा है, इसका मान सदिश रूप में दिया गया है 4i कैप, ठीक है, प्लस का 3j कैप। चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। उसके बाद दिया गया टेस्ला में वेग दिया गया है, वेग भी सदिश राशि होती है इसलिए इसमें वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर का मतलब दिशा भी दी, ठीक, यानी सदिश राशि है। 75i कैप, ठीक है, और प्लस का 100 मतलब 100j कैप मीटर प्रति सेकंड, ये वेग दिया गया है आवेशित कण का। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण बताना है, ठीक है, और साथ ही में आपको ये बताना है कि उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, तो उसकी दिशा क्या होगी ये भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी विद्यार्थी जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए बी का मान दिया गया है और v का मान दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोगों से प्रश्न में क्या पूछा गया है, चुंबकीय बल का परिमाण निकालना और दिशा। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय बल जो होता है वो होता है Q × में वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। देखिए यहाँ पर वेक्टर v और वेक्टर b दोनों सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उनके परिमाण उनके बीच बनी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। एंगल की बात भी नहीं, दोनों का मान सदिश रूप में ही दिया गया है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना ही पड़ेगा। अर्थात सबसे पहले हमको वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b निकालना होगा। जो गणित के विद्यार्थी वो जानते होंगे, या जो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में करते क्या, यहाँ पर i कैप लिखते हैं, j कैप, यहाँ पर k कैप। अब वेक्टर v का b के साथ हमको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है, तो वेक्टर b में i का गुणांक पहले कितना है, माइनस का 75 वो रखेंगे, j का गुणांक 100 तो 100 लिखेंगे, k का गुणांक नहीं है मतलब k है ही नहीं तो इसका गुणांक 0। उसके बाद v का b के साथ प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो b में i का गुणांक 4, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 0, ठीक है। तो वेक्टर v क्रॉस b हम पहले निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा i कैप। देखिए पहले हम i को लेंगे प्लस के साथ, फिर j को माइनस के साथ, k को प्लस के साथ, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं। तो i वाला लेंगे तो i वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0, है ना, 0 का गुणा 100 से, 3 का गुणा 0 से 0, फिर माइनस j कैप हो जाएगा, जे कॉलम छोड़ेंगे, जे रो को छोड़ेंगे, 0 75 का गुणा 0, 4 0 का गुणा 0, ठीक है। फिर हम प्लस के कैप लेंगे और के कैप वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो 3 और 75 का गुणा 225 हो जाएगा, आपको पता है। माइनस लगाएंगे, 100 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा भैया, 400 हो जाएगा। बताइए सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे चलिए बढ़ते हैं, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये तो पूरा 0, ये पूरा 0, ये आपका जोड़ने पर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 400 में 225 जुड़ेगा, माइनस का ये आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा k कैप। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमको तो बल का परिमाण निकालना है। बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होगी, इसलिए दिशा का मान भी पूछा गया है। F बराबर देखिए क्यू का मान कितना है, 1 × 10 की घात -9 है, और वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है, -625 k कैप आई है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर f का मान आ जाएगा -625, है ना, और गुणे में 10 की घात -9 k कैप, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये f का मान आया है, इसमें माइनस चिन्ह भी लगा हुआ है और k कैप भी लगा हुआ है, एकांक लंबकोणिक सदिश। तो यहाँ पर चूंकि हमको परिमाण निकालना है, इस बल का परिमाण, ठीक है, तो बल का परिमाण निकालना है, तो परिमाण ये चीज़ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 625 गुणे में 10 की घात कितना -9 न्यूटन बल, ये आपका हो गया बल का परिमाण। अच्छा हम अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए k कैप माइनस का है, ठीक है। देखिए आई कैप जो होता है, यानी एकांक लंबकोणिक जो आई होता है वो किसकी दिशा बताता है, एक्स अक्ष की दिशा बताता है। जो जे कैप होता है वाई अक्ष की दिशा बताता है, और जो के कैप होता है वो जेड अक्ष की दिशा बताता है। लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, अर्थात इसकी जो दिशा होगा, जो बल की दिशा होगी वो जेड अक्ष के अनुदिश होगी। क्या होगी भाई, जेड अक्ष के अनुदिश। यहाँ पर लिखेंगे जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, क्यों, क्योंकि ऋण चिन्ह लगा है ना, ऋणात्मक दिशा में बल की दिशा क्या हो जाएगी, जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, जेड अक्ष के अनुदिश लेकिन ऋणात्मक दिशा में, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में। इस तरीके से ये बल का हो गया परिमाण और ये हो गई बल की दिशा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, और इसी के अथवा पार्ट में क्वेश्चन और दिया है। देखिए हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है, इसलिए हमको पेपर को पूरा सॉल्व करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न हमें नहीं सॉल्व करना है, बोर्ड एग्जाम नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या पता कि अथवा वाला प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो अगला अथवा पार्ट में दिया गया है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसमें प्रयुक्त नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए ये जो है बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो जो नियम लग रहा है वो बायो-सेवर्ट का नियम ही लगेगा, क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम के मैंने अनुप्रयोग बताए हैं आपको। परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, वृत्ताकार कुंडली के कारण, सब बताया मैंने, आपको मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, उसमें सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन आप कर डालिए, लेकिन इसको यहाँ पर समझा दे रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं हम, तार ले लेते हैं, उसको एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में ऐसे मोड़ लेते हैं। शॉर्ट में समझिएगा एकदम, बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल से नहीं समझा पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। मैंने इसको एक तार को लूप के रूप में मोड़ लिया है, और ये लूप जो है आर त्रिज्या का रूप है। कितनी त्रिज्या का रूप है? आर त्रिज्या का लूप है, ये लूप का केंद्र है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हमको प्रश्न में कहा गया कि लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस लूप को छोटे छोटे अल्पांश भागों में तोड़ लेते हैं। एक अल्पांश भाग ले लेते हैं डी डेल एल, कितना ले लेते हैं? डेल एल। पूरी लंबाई हमारी हो जाएगी, अगर त्रिज्या आर है तो पूरी लंबाई हो जाएगी 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि वृत्त के रूप में मैंने मोड़ा है। लेकिन अल्पांश लंबाई के कारण पहले हम बिंदु ओ पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले अल्पांश, ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कहां पर चुंबकीय क्षेत्र भैया निकाल रहे हैं? केंद्र पर, ठीक है। तो अल्पांश के कारण निकालेंगे, और संपूर्ण कुंडली के कारण या संपूर्ण लूप के कारण निकालना होगा तो समाकलन कर देंगे। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के कारण निकालें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी अल्प होगा, यानी डीबी हो जाएगा। और बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग आपने पढ़ा है, क्या होता है? μ0/4π और आई डेल एल है ना, साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा? r², क्योंकि त्रिज्या यहाँ r है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिज्या होती है वृत्त की परिधि पर लंब होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जो dB हो जाएगा वो आपका हो जाएगा μ0/4π आई डेल एल साइन 90, और बटे में कितना हो जाएगा? r², ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरीके से हमने अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। हमको तो पूरे वृत्ताकार लूप के कारण निकालना ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर, संपूर्ण कुंडली के कारण कहाँ पर भैया? केंद्र पर, है ना, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका b बराबर समाकलन ऑफ जो अल्प के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला उसका समाकलन हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा b बराबर, क्योंकि अल्पांश छोटे छोटे अल्पांश अवयव से ही तो पूरा लूप बना है, तो एक के कारण निकाल लिया, संपूर्ण के कारण निकालना, समाकलन कर देंगे। समाकलन आप db का मान कितना है? आप कहोगे μ0 में भैया 4π आई डेल एल, है ना, अपान में कितना? r²। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेंगे, मतलब μ0/4π ये आपका बाहर हो जाएगा, और आई अपान में r² बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा डेल एल। डेल एल अल्प लंबाई है, समाकलन करने के लिए संपूर्ण लंबाई। तो संपूर्ण लंबाई हमने कहा अगर त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि के बराबर ही तो होगी संपूर्ण लंबाई। तो संपूर्ण लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr। तो यहाँ पर लिखेंगे, आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये b बराबर हो जाएगा μ0/4π आई अपान में r² गुणे में कितना भाई? 2πr, क्योंकि संपूर्ण लंबाई 2πr के बराबर होगी, क्योंकि लूप के रूप में मैंने मोड़ा है। अब देखिए 2π से 4π को काटेंगे, 2 हो जाएगा, एक r से एक r को काट देंगे, b बराबर हो जाएगा μ0 आई अपान में कितना हो जाएगा? 2 और एक r बच गया। तो इस तरीके से केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। अगर इसमें फेरे होंगे n तो n से मल्टीप्लाई होगा। यदि फेरों की संख्या n हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाता है वो n गुना हो जाता है। μ0 ni अपान में कितना हो जाएगा भाई? n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बटे में कितना? 2r, तब चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक आ जाएगा μ0 ni/2r हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसलिए इसको यहाँ पर करा दिया है। इसमें कुछ नहीं, केवल अल्पांश लंबाई के कारण निकलो और उसके बाद समाकलन कर दो, संपूर्ण कुंडली के कारण आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। और ये बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। तो नियम पूछा गया था, तो इसमें देखिए प्रश्न और पूछा गया था कि प्रयुक्त नियम का उल्लेख कीजिए। तो प्रयुक्त नियम इसमें कौन सा नियम लगा रहे हैं? बायो-सेवर्ट का नियम लगा रहे हैं।
ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछे गए, ये व्यंजक पूछा गया, 4 नंबर का ये हुआ। अब प्रयुक्त नियम आपने बता दिया एक लाइन में, तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा, बायो सेवर्ट का नियम। इस तरीके से 5 नंबर आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है और जो कि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का यह न्यूमेरिकल है। आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। यदि आपने विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़े हैं तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एक आपका LCR परिपथ है, ये आपका प्रत्यावर्ती स्रोत है जिसका व्यंजक आपको दिया गया V उल्टता का समीकरण दिया गया, V बराबर 400 sin 10 पाई टी, V बराबर V0 sin ओमेगा टी से अगर आप तुलना करोगे तो V0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक, लेकिन अब देखते हैं प्रश्न क्यों। तो प्रश्न में इसमें ये बोला गया है कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1 आपको गणना करनी है। देखिए सबसे पहले आपको धारा की गणना करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। धारा की गणना करना है, प्रतिरोध पर विभवांतर पता करना है, मतलब VR का मान निकालना है। प्रतिरोध पर विभवांतर, देखिए ये जो आपका L है, एक कुंडली है आपकी, कुंडली पर जो विभवांतर का मान है 80 वोल्ट है। संधारित्र पर जो विभवांतर 80 वोल्ट है, लेकिन जो प्रतिरोध है उस पर विभवांतर नहीं दिया गया, उसका प्रतिरोध का मान दिया गया। तो इस पर आपको क्या निकालना, विभवांतर निकालना है। L तथा C के बीच कलांतर निकालना है। LCR परिपथ में कलांतर आपने पढ़ा है, VL माइनस VC अपान में क्या होता है, VR होता है tan फाई बराबर। ठीक है, तो फाई क्या होता है, कलांतर। तो आपको तीसरी चीज में क्या निकालना है, कलांतर यानी फाई का मान निकालना। 3 चीजें निकालनी है। सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम कर लेंगे। देखिए इस समीकरण से अगर तुलना करें, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से अगर तुलना कर दें तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे V0 की वैल्यू 400 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा आगे बात करें तो VL की वैल्यू कितनी है, मतलब कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 80 वोल्ट है कि नहीं है। अच्छा आगे बात करें संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर VC बराबर कितना है, तो आप कहोगे 80 वोल्ट है। अच्छा आगे अगर हम बात करें तो प्रतिरोध के सिरों के बीच आपको विभवांतर नहीं दिया गया बल्कि R का मान दिया गया है 200 ओम। अब आप एक काम कर सकते हो, आप सूत्र लगाओगे, परिणामी विभवांतर V0 बराबर आपने पढ़ा है LCR परिपथ में क्या होता है, VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ पर L और C परिपथ में जो अग्रगामी पश्चगामी होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए परिणामी इन दोनों के अंतर से मिलता है भैया। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर भी। अब अच्छा बात करें तो V0 की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है, आप कहोगे 400 दी गई। आगे बात करें VR का मान तो पता नहीं हमको, R प्रतिरोध के सिरों के बीच तो वोल्टता निकालनी है। VL की अगर बात करें तो 80, VC की अगर बात करें तो 80 माइनस 80 मतलब 0 हो जाएगा। 400 बराबर ये बचेगा अंडर रूट VR का स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बताओ, आप बताओ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल कैंसिल हो जाता है। तो VR बराबर आ गया 400। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध के सिरों की 200 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वो 400 वोल्ट होगी। अब हमको इसमें और क्या निकालना था, धारा निकालनी थी। नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे, ये तो नंबर 2 हो गया। ठीक है, धारा I बराबर क्या होता है, आप कहोगे V अपान में R। अच्छा प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है 200 और प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता हमने निकाली कितनी 400। 200 को 400 से काट देंगे तो धारा कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ये जो 2 एम्पियर की धारा है ये हर प्रकार के, देखो चाहे कुंडली में हो, चाहे कैपेसिटर में हो, चाहे रेजिस्टेंस में हो, सब में बराबर बहेगी क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अच्छा आगे इसमें देखिए क्या पूछा गया, L तथा C पर विभव के बीच कलांतर। L तथा C पर कलांतर पूछा गया है। तीसरे नंबर की बात करें तो tan फाई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है VL माइनस VC बटे में VR। विभवांतर के पदों में यह सूत्र होता है भाई। ठीक, तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर VL का मान 80 देख सकते हो ऊपर और VC का मान आपको 80 दिया गया बटे में VR का मान कितना दिया गया है, आपने निकाला अभी 400। तो ये जाएगा 0 बटे 400, मतलब ये 0 ही आएगा जो कि tan 0 की वैल्यू होती है। तुलना करेंगे tan फाई बराबर tan 0 तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 0। अर्थात L और C के सिरों के बीच जो कलांतर होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। बताइए इस तरीके से आप तीनों पार्ट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका 1 नंबर और 2 नंबर, ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन था, तो पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे और इसमें कलांतर 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से आप जोड़ के 5 नंबर पाओगे। अथवा एक अथवा वाला प्रश्न दिया गया है,
प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विश्रेणी प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना मैंने आपको बताया है। इस डेरिवेशन का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको हम सारे डेरिवेशन कराने लगेंगे, बार बार बताए जा चुके हैं, तो बार बार अगर कराएंगे तो वीडियो कितना ज़्यादा लंबा जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो सीधा है कि लिंक पड़ी हुई, जिसको आता है कोई बात नहीं आता है तो लिंक आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस डेरिवेशन की, आप कर लीजिए, डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए। बाकी इसमें जो पूछा गया है प्रकाश व्यतिकरण के लिए शर्तें, तो व्यतिकरण के लिए शर्तें आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश स्रोत जो दोनों होने चाहिए वो कला संबंध होना चाहिए, यानी कलांतर जो होना चाहिए दोनों के बीच समान होना चाहिए। अच्छा, आयाम भी दोनों के समान होने चाहिए। प्रकाश व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों में सबसे पहली शर्त, कलम उठाइए, पेन उठाइए, लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं कि हम बढ़िया तुरंत टिक करें, बस सब आ गया, बढ़िया छाप लीजिए। आप समझिए, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, अर्थात दोनों के बीच कलांतर समान होना चाहिए। ये पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत जो होने चाहिए संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है। तीसरी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोतों का जो आयाम होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। चौथी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत की तरंगदैर्घ्य या हम बात करें आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति क्या होनी चाहिए? बराबर या समान होनी चाहिए। ठीक है, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आयाम भी समान होने चाहिए। इस तरीके से चार प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, लिख सकते हो। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में पीएनपी ट्रांजिस्टर की व्याख्या, इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। इस बार के सिलेबस से पीएनपी और एनपीएन ये पूरा ट्रांजिस्टर नामक टॉपिक ही हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो आपका अर्धचालक चैप्टर है, सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसमें आप पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टि कार्यक्रम में, अर्ध तरंग दृष्टि कार्यक्रम में अच्छे तरीके से तैयार कर डालिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसमें आपको मैंने अच्छे तरीके से कराया है। एक क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अच्छा, आगे बात करें, अगर तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। प्रकाशिक पथ क्या होता है? एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम के एक बड़ी प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का अपवर्तनांक दिया गया। गुटके से परावर्तित और अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रकाशिक पथ आपको बता देते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को करा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जान लेते हैं कि भैया प्रकाशिक पथ होता क्या है। इसमें यही पूछा गया प्रकाशिक पथ क्या होता है और एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखोगे तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। प्रकाशिक पथ की परिभाषा क्या होती है? हो सकता है 1 नंबर मिले भाई, बाकी न्यूमेरिकल के नंबर हो। 5 नंबर का प्रश्न आया है। तो प्रकाशिक पथ में आपको लिखना, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा अनुसरण किया गया वास्तविक पथ है, एक प्रकाशिक पथ कहलाता है। समझ गए ना? क्या है? निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा अनुसरण किया गया जो वास्तविक पथ है, मार्ग है, उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक पथ। अच्छा, अब इसमें देखिए, कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम का एक बड़ी प्रकाश आपतित है। कांच के गुटके में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी गई है वो 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई है। अपवर्तनांक दिया गया है कांच का, कितना दिया गया? गुटके का अपवर्तनांक 1.5। गुटके से परावर्तित और अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर परावर्तित किरण की बात करें, परावर्तित किरण, आपने परावर्तन की घटना भी पढ़ी है और अपवर्तन की घटना में पढ़ा है। परावर्तन की घटना में जो तरंगदैर्घ्य होती है और जो चाल होती है प्रकाश की वो नहीं बदलती है, जबकि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो परावर्तित किरण के लिए तो यहाँ पर आप लिखोगे परावर्तन की घटना में, क्या लिखोगे? परावर्तन की घटना में लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य व चाल नहीं बदलती है। अर्थात परावर्तित किरण के लिए अगर हम बात करेंगे तो लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम ही रहने वाला है। और जो चाल की बात करें, ठीक है, तो अगर चाल की बात करें तो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 इसमें पूछा गया आपतित किरण के लिए। किसके लिए? आपतित किरण के लिए। तो आप लिखोगे अपवर्तन की घटना में जो आवृत्ति होती है वो नियत रहती है। और हमने पढ़ा है कि क्या होता है, ये पढ़ा हमने V बराबर न्यू लैम्डा। क्या पढ़ा है?
सी बराबर या वी बराबर न्यू लैम्डा। वी जहाँ होती है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमको चाल निकालना है माध्यम में। तो आवृत्ति लिख लेना, चूंकि न्यू जो आवृत्ति है वो क्या होती है भाई, नियत होती है अपवर्तन की गणना में, आवृत्ति नियत होती है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं V1/V2, है ना। अगर इसका हम यहाँ पर इसको नियत रखेंगे तो V1 बराबर न्यू लैम्डा 1, V2 बराबर न्यू लैम्डा 2 और V1/V2 का मान निकालेंगे तो आ जाएगा लैम्डा 1/λ2। अपवर्तनांक की परिभाषा से पढ़ा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक का मान दिया गया है ना, इसलिए इसके स्थान पर हम अपवर्तनांक लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा। लैम्डा 1 की बात करें तो लैम्डा 1 का मान कितना है, लैम्डा 1 का मान हमें पता है 6000 एंगस्ट्रॉम है, और लैम्डा 2 दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो लैम्डा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम बटे में n। तो लैम्डा 2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, अपवर्तनांक 1.5, जीरो बढ़ाएंगे 15 चौको 60, ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे जो दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य आ जाएगी वो 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अच्छा, चाल हमने नहीं निकाली तो चाल आप निकाल सकते हो इस सूत्र से, V बराबर C अपान में n, V बराबर C अपान में n। तो V बराबर, ये आपका चाल भी निकालना ना दूसरे माध्यम में, तो दूसरे माध्यम में जो चाल हो जाएगी, सूत्र आपने पढ़ा ये V बराबर C अपान n। ठीक है, तो C होती निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, n अपवर्तनांक की बात करें 1.5 दिया गया गुटके का, 1.5 से 3 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तन की घटना में चाल बदल जाती है, सभी को पता है, आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है। तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। आप देख सकते हो ना बदलती है तो तरंग दैर्ध्य कैसे, लैम्डा 2 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम आया, जबकि पहले माध्यम में परावर्तन की घटना में नहीं चेंज हो गया था, उसमें तो 6000 एंगस्ट्रॉम ही रह गया था। ठीक, तो अगर हम बात करें तो अपवर्तन की घटना में सब कुछ चेंज हो जाता है आवृत्ति को छोड़ करके। चाल भी बदल गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति। आपको नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, वंदे मातरम।